जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो एग्रीकल्चरल हेरिटेज सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है रिलेवेंस ऑफ हेरिटेज टू प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो देखो, इस टॉपिक का जो पहला वर्ड है वो है रिलेवेंस। इसका मतलब होता है यूजफुल या उपयोगिता, यानी ये वर्ड बताता है कि किसी भी चीज़ की क्या उपयोगिता है या उसका क्या यूज़ है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हेरिटेज है उसका प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर में, यानी जो कृषि है वर्तमान समय में, उसका हेरिटेज में क्या उपयोग है। सॉरी, उल्टा कर दिया कि जो हेरिटेज है उसका वर्तमान समय में जो कृषि है उसमें उसका क्या उपयोग है, उसी को बोलेंगे रिलेवेंस ऑफ हेरिटेज टू प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर। अभी भी कंफ्यूजन हो, इसको पढ़ लो। यानी इसका मतलब है कि कृषि विरासत वर्तमान कृषि में कैसे उपयोगी है या उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसी को बोलेंगे रिलेवेंस ऑफ हेरिटेज टू प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर। अब आप अपने दिमाग से सोचो कि जो हेरिटेज है उसकी वर्तमान समय में क्या उपयोगिता हो सकती है। अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो हम है ना, हमने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है। तो जो इसकी पहली उपयोगिता है वो है इनोवेशन इंस्पिरेशन, यानी नवाचार के लिए प्रेरणा। फिर है सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, प्लांट ब्रीडिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब एक एक करके इसकी सभी उपयोगिताओं को समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं इनोवेशन इंस्पिरेशन, यानी नवाचार के लिए प्रेरणा। तो देखो, जो हेरिटेज होता है ना उसमें ज्ञान का भंडार होता है। इसी ज्ञान का उपयोग नवाचार के लिए, यानी नई नई चीजों के निर्माण के लिए होता है। इसका क्या मतलब है, तो इसको एग्जाम्पल से समझो। देखो, आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, क्या उसका निर्माण ऐसे ही हुआ था जैसे ही आज आपके हाथ में है? तो ऐसा तो है नहीं, बल्कि इस मोबाइल के निर्माण से पहले ना बहुत सारे अन्य मोबाइल आए। यानी सबसे पहले क्या हुआ था, तो एक मोबाइल आया जो कि बहुत बड़ा था, उसमें कुछ चेंजेस हुए। फिर आए छोटे मोबाइल, यानी उसका साइज छोटा किया गया था और साथ ही वो बटनों वाला होता था। फिर उसमें चेंजेस हुए। फिर डिस्प्ले वाला मोबाइल आया, उसमें भी काफ़ी चेंजेस होने के बाद आज आप जिस मोबाइल में लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं वो आया। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या ये जो पुराना ज्ञान है, क्या ये इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं देगा या इसने कोई योगदान नहीं दिया? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सीधे जो वैज्ञानिक है वो आज जो मोबाइल उनके हाथ में वो सीधा वही नहीं बना देते। यानी जो प्राचीन ज्ञान होता है उसका काफ़ी उपयोग होता है नई चीज़ों के निर्माण के लिए। इसी तरह से जो एग्रीकल्चरल हेरिटेज है ना, वो भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है नई चीज़ों के निर्माण के लिए या नवाचार के लिए। कैसे होता है तो इसको समझो। देखो, जो एग्रीकल्चरल हेरिटेज होता है ना उसमें कृषि संबंधित ज्ञान का भंडार होता है। तो उसी ज्ञान का जो उपयोग होता है ना वो नई नई चीज़ों को बनाने के लिए होता है। इसका क्या मतलब है, तो इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि प्राकृतिक कीटनाशक हैं, तो जो प्राकृतिक कीटनाशक हैं जो उसका निर्माण हुआ था, पता है कैसे हुआ था? तो जो हेरिटेज था उसमें हमने ये देखा कि जो पहले के किसान थे वो भी तो कीटों का नियंत्रण करते थे। ऐसा तो था नहीं कि पहले कीट नहीं लगते थे, पहले भी कीट लगते थे, लेकिन वो जो नियंत्रण करते थे वो बिना पेस्टिसाइड से करते थे। तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये देखा कि जब वो पहले के लोग बिना पेस्टिसाइड्स का उपयोग किए हुए कीटों का नियंत्रण कर लेते थे, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? तो इससे प्राकृतिक कीटनाशकों का निर्माण हुआ। इसी तरीके से जैविक उर्वरक होते हैं, यानी जो पहले के किसान होते थे वो बिना फर्टिलाइजर्स की मृदा की उर्वरता भी बढ़ाते थे। तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इससे भी सीख ली और जैविक उर्वरकों का निर्माण किया, यानी ऐसे उर्वरक का निर्माण किया जिससे जो मृदा की फर्टिलिटी है वो बढ़े, साथ में उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। आप समझ पा रहे हैं ना कि देखो कैसे एग्रीकल्चर हेरिटेज नई नई चीज़ों के निर्माण के लिए, एग्रीकल्चर संबंधित जो नई चीज़ें हैं उनके निर्माण के लिए एक तरह से प्रेरणा का काम करती है। तो कृषि विरासत में ज्ञान का भंडार होता है क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित अनुभव और तकनीकी शामिल होती है जो कि आधुनिक कृषि के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, जैसे कि प्राकृतिक कीटनाशकों का निर्माण और साथ ही जैविक उर्वरकों का भी निर्माण या विकास। इंग्लिश में देखो, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल नॉलेज कैन इंस्पायर मॉडर्न इनोवेशन सच एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स। ये इससे अलग हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है
सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी यानी मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता। देखो जो वर्तमान समय है ना, उसमें सॉइल की उर्वरता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रसायनों का उपयोग हो रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, तो इससे ना केवल मृदा बल्कि जो हमारी हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का रसायन का उपयोग ना हो या कम से कम हो। तो अब सवाल ये आता है कि हेरिटेज की इसमें क्या उपयोगिता है। तो देखो जो प्राचीन समय था या कहें कि जो हमारे पूर्वज थे वो भी तो खेती ही करते थे ना, तो वो भी मृदा की उर्वरता को बढ़ाते थे। तो वो मृदा की उर्वरता को कैसे बढ़ाते थे, उस समय तो कोई फर्टिलाइजर था नहीं। तो हमें ये सीखना होगा या देखना होगा कि वो किस तरह से ऑर्गेनिक खादों के उपयोग से, यानी गोबर की खाद या ग्रीन मैन्योर्स या फिर अन्य खादों के वो उपयोग से मृदा की उर्वरता बढ़ाते थे, जिससे ना तो मृदा प्रभावित होती थी और ना उनकी हेल्थ प्रभावित होती थी। तो एग्रीकल्चर हेरिटेज की ये भी उपयोगिता है, यानी हम उससे सीख सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते थे। तो इसमें पहला है यूज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल यानी जैविक पदार्थों का उपयोग। तो जो प्राचीन किसान थे ना, वो खाद, हरी खाद और पशुओं के अवशेष से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते थे। तो ये हम उनसे सीख सकते हैं। एंशिएंट फार्मर्स मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज मैन्योर, ग्रीन मैन्योर एंड एनिमल वेस्ट। इसके बाद है क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। तो देखो जो पहले के लोग थे वो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन का उपयोग करते थे, और क्रॉप रोटेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं, बहुत सारे उसके फायदे होते हैं, आपने एग्रोनॉमी में पढ़ाई होगा। तो जो पहले के लोग थे ना वो क्रॉप रोटेशन को अपनाते थे। आज के समय में जो किसान है वो बहुत कम ही क्रॉप रोटेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन उनको करना चाहिए। तो ये भी हम हेरिटेज से सीख सकते हैं, ये भी उसकी उपयोगिता है। तो फसलों को अदल बदल के लगाने से, जिसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं, इससे मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने और कीटों और बीमारियों के नियंत्रण करने में मदद मिलती है। क्रॉप रोटेशन हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड कंट्रोल पेस्ट एंड डिसीज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन यानी जलवायु परिवर्तन के अनुकूल। तो पारंपरिक फसलें और कृषि पद्धतियां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक अनुकूल होती हैं। वे अधिकतम या न्यूनतम तापमान, सूखा और अन्य पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर सकती हैं, जो कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के दौर में एक अच्छा विकल्प है। तो देखो वर्तमान में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे जो फसलों का उत्पादन है ना उसमें काफ़ी कमी आ रही है। तो ये ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर हेरिटेज से ये सीखें कि जो प्राचीन किसान थे वो किस तरह से फार्मिंग को करते थे, क्योंकि उस समय तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बल्कि उस समय तो ना कोई एरीगेशन की कोई इतनी ज़्यादा व्यवस्था थी, ना ही आपकी सॉइल प्रिपरेशन के लिए कोई इतने ज़्यादा इक्विपमेंट थे। तो वो उस समय इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते थे, यानी कौन कौन सी वो पारंपरिक फसलों को उगाते थे या कौन कौन सी कृषि पद्धतियों का वो उपयोग करते थे। तो ये सब हम उनसे सीख सकते हैं, एग्रीकल्चर हेरिटेज से सीख सकते हैं। तो ये भी एग्रीकल्चर हेरिटेज की उपयोगिता है। इसको इंग्लिश में भी देखो, ट्रेडिशनल क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर मोर रेसिलेंट टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एबल टू withstand extremes or minimum temperature, drought and other environmental challenges, which is a good option in the current climate change era। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन या सीड प्रोडक्शन। देखो जो सीड प्रोडक्शन है ना उसमें भी एग्रीकल्चर हेरिटेज ना काफ़ी उपयोगी होती है। कैसे होती है तो उसको समझो। देखो जो वर्तमान समय है ना उसमें आज हमारे पास अलग अलग वेराइटीज़ के सीड हैं, अलग अलग क्रॉप्स हैं। क्या ये सीड्स पहले से ही हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो किसान है वो सो के उठे और उनके पास नए नए सीड्स थे और वो सोइंग करने चले गए, तो ऐसा तो है नहीं, बल्कि जो नए सीड्स हैं, न्यू वेराइटीज़ हैं, उनका निर्माण हुआ है। तो वो निर्माण हुआ कैसे है, तो देखो ये निर्माण हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान से। यानी जो प्राचीन किसान थे उन्होंने अलग अलग क्रॉप्स की जो वैरायटी थी, जैसे कि व्हीट हो गए, आपके राइस हो गए, उनको उगाना शुरू किया, फिर उसमें थोड़े चेंजेस किए, फिर नई वेराइटीज़ बनाई, फिर उसमें चेंजेस हुए, फिर नई वेराइटीज़ बनाई। तो इस तरह से उसमें चेंजेस होते रहे और नई नई जो वेराइटीज़ हैं वो आती रही। तो जो एग्रीकल्चर हेरिटेज है वो प्लांट ब्रीडिंग में भी काफ़ी उपयोगी होता है। तो कृषि विरासत का पादप प्रजनन में अमूल्य योगदान रहा है। सदियों से किसानों ने विभिन्न किस्मों के बीजों का चयन और संरक्षण किया है। यानी आज के
समय में जो हमारे पास सीड्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हेरिटेज की ही देन है, या कहें कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी देन है। हमने कोई ऐसा नहीं है कि हम सूखे उठे और हमने गेहूं के जो सीड से उनका एकदम निर्माण किया और जाके सोइंग कर दी, नहीं। इसमें एग्रीकल्चर हेरिटेज की काफ़ी उपयोगिता है, जो विभिन्न जलवायु, मिट्टी और रोगों के अनुकूल थे। यानी उन बीजों का संरक्षण किया जो कि विभिन्न जलवायु और मिट्टी और रोगों के प्रति अनुकूल थे। इस पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों ने वैज्ञानिकों को नई फसलों की किस्मों को विकसित करने में मदद की, जो कि अधिक उत्पादक और रोग प्रतिरोधी, साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, एक मिनट, इसको इंग्लिश में देखो। एग्रीकल्चरल हेरिटेज हैज मेड एन इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू प्लांट ब्रीडिंग फॉर मैनी सेंचुरीज। फार्मर हैव सिलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड अ वैरायटी ऑफ सीड्स that were adapted to different climates, soil and disease. This traditional knowledge and resources have helped scientists develop new crop varieties that are more productive, disease resistant and high nutrients. इसके बाद जो नेक्स्ट है, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी टिकाऊ या सतत कृषि पद्धतियां। तो देखो, सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब होता है इस तरह से कृषि करना कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, साथ ही हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा कर दे, तो उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। अब ये देखना है कि जो एग्रीकल्चरल हेरिटेज है उसकी इसमें क्या उपयोगिता है। तो देखो, जो प्राचीन समय था उसमें जो हमारे पूर्वज थे वो भी खेती करते थे, लेकिन वो इस तरह से खेती करते थे कि वो पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती थी, ना ही वो किसी तरह की सॉइल को नुकसान पहुंचाती थी। तो हमें आज के समय उनसे ये सीखना है कि हम भी सॉइल को बिना किसी नुकसान पहुंचाए ही कृषि को करें, क्योंकि अगर हम इस तरह से खेती करेंगे तभी आने वाले जो समय है ना उसमें हम अधिक उत्पादन ले पाएंगे, साथ ही हम स्वस्थ भी रहेंगे। स्वस्थ क्यों रहेंगे? क्योंकि अगर रसायनों का उपयोग कृषि में अगर किया जाएगा ना तो इससे सॉइल तो पॉल्यूटेड होगी, साथ में हमारी हेल्थ भी प्रभावित होगी। तो जरूरी है कि सस्टेनेबल फार्मिंग की जाए। तो टिकाऊ कृषि ऐसी कृषि प्रणाली है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। कृषि विरासत सदियों से विकसित पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का एक समूह है जिसमें फसल चक्र, मिश्रित खेती, खाद्य बनाने जैसी पारंपरिक तकनीकों को मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विकसित किया गया था। आज जब हम टिकाऊ कृषि की तलाश में हैं तो ये प्रथाएं फिर से प्रासंगिक हो जाती हैं। तो देखो, जो आपकी सस्टेनेबल फार्मिंग है वो की कैसे जाएगी? तो बिना रसायन के उपयोग की जाती है, कम से कम रसायन के उपयोग के बिना की जाती है। तो अगर आप बिना रसायन के उपयोग करोगे तो आपको प्राचीन ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, यानी जो पहले के लोग थे वो किस तरह से करते थे, यानी वो क्रॉप रोटेशन को अपनाते थे, आपके मैन्योर्स यानी जो खाद हैं उनका भी उपयोग करते थे, कंपोस्ट का उपयोग करते थे। तो इन सभी के उपयोग से क्या था कि जो मृदा की उर्वरता थी वो बढ़ती थी, साथ में जो किसान थे उनकी हेल्थ पर भी किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। तो अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, एक मिनट। Sustainable agriculture is a farming system that ensures food security for future generation without harming any damage the environment. Agriculture heritage include traditional knowledge and practices developed over many centuries, in which traditional techniques such as crop rotation, mixed farming, and composting यानी खाद बनाने were developed to maintain soil fertility and health. Today, as we look for sustainable agriculture, these practices are become relevant again. तो देखो, वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।